तारीख है 30 अक्टूबर, दिन है शनिवार और लल्लन टॉप की टीम पहुंच गई है प्रयागराज। वजह कवरेज भी है, हमारी यात्रा भी है और दूसरी वजह है 31 अक्टूबर को प्रयागराज में होने वाला लल्लन टॉप का अड्डा। वहां पर आप ज़रूर पहुंचे। 3:30 बजे से कार्यक्रम शुरू हो जाएगा एंग्लो बंगाली इंटर कॉलेज में। फ़िलहाल हम हैं सिविल लाइंस में, अभी भी यूनिवर्सिटी होके आ रहे हैं और यूनिवर्सिटी के छात्र भवन में जो हंगामा काटा है छात्रों ने, मुद्दे पीछे रह गए, राजनीति आगे आ गई और हल्ला गुल्ला। बाद में आखिरी में हल्लेबाजी का भी टाइम दिया और बात ख़त्म करनी पड़ी। फ़िलहाल हम सिविल लाइंस इलाके में हैं, इंडियन कॉफ़ी हाउस के सामने खड़े हैं और तमाम कुछ बुज़ुर्ग हमारे साथ जुड़े हैं। भाई छात्रों से बात कर ली, दिन में हम ग्रामीण इलाकों में हो है वहाँ बात कर ली। अब बात करेंगे प्रयागराज के बुज़ुर्गों से इंडियन कॉफ़ी हाउस के सामने कि क्या बड़े मुद्दे हैं इलाहाबाद के, प्रयागराज के और किन मुद्दों पर चुनाव लड़ा जाएगा। आगे चुनाव विधानसभा आने वाले हैं। बात शुरू करते हैं क्योंकि इलाहाबाद बड़ा मेरा तो फेवरेट शहरों में से एक है। जितना आनंद मुझे अपने घर कानपुर में आता है उतना ही आनंद मुझे प्रयागराज और इलाहाबाद में आता है, क्योंकि जिस स्तर की बकैती होती है हमारे कानपुर में, उसी स्तर के बकैती यहाँ भी होती है। बकैती भी करेंगे, इलाहाबाद के किस्से कहानियाँ भी जानेंगे, राजनीति पे भी बात करेंगे। शुरुआत मुद्दों से करते हैं। बाबा हमारे साथ हैं अभय अवस्थी जी। बाबा हमेशा साथ हैं आपके जी। तो शुरुआत करते हैं मुद्दों से कि फ़िलहाल आज की तारीख में प्रयागराज के क्या बड़े मुद्दे हैं, प्रयागराज क्या चाहता है। देखिए, जैसा कि नाम है वैसा ही मिजाज भी है इस शहर का। इसका कोई राजा, बादशाह, सुल्तान, नृप नहीं हुआ। ये प्रयागराज है, राजा है और वही राजा वाला मिजाज है। देने के लिए प्रयागराज को लोग अपने मरने के बाद अपनी हड्डियां ही दे जाते हैं। प्रयागराज मांगता किसी से कुछ नहीं, दे देता है, पैदा कर देता है, छोड़ देता है। जितनी हस्तियां इसने पैदा करके छोड़ दिया वो पूरी दुनिया में लहरा ले रही है। प्रयागराज किसी के दरवाजे नहीं गया कि हमें दो। ये तुमको सोचना चाहिए कि हम प्रयागराज के लिए क्या कर जाएं कि हम अमर हो जाएं। प्रयागराज तो अमर है ही है, नंबर 1। नंबर 2 जो है, जो इस वक्त प्रयागराज में सबसे बड़ी समस्या मुझे दिख रही है कि ये एजुकेशनल बेल्ट थी। IAS, IPS और तमाम जो है प्रोविंशियल और नेशनल सर्विसेज के जो है का एक तरीके से पौधशाला थी, ये मर गई। आज इलाहाबाद में सबसे बड़ा जो चिंता है, हम लोग चूँकि विद्यार्थी राजनीति से निकले लोग हैं, कि एजुकेशनल बेल्ट में हर दूसरे रोज़ जब यह सुनाई देता है कि परीक्षा में जो है या साधन के अभाव में अमुक कंपटीशन में बैठने वाले विद्यार्थी ने फांसी लगा लिया, या नया वाला जो है जो पुल है वो सुसाइड पॉइंट ऑफ इलाहाबाद बन गया है, वहाँ से कूद गया, तो छाती मसल के रह जाती है कि आखिर ऐसा क्या है। तो इस एजुकेशनल बेल्ट को जो है और कॉम्पिटिटिव बनाया जाए, संसाधन यहाँ पर और बनाया जाए, ताकि ये नौजवान बेरोजगार जो इलाहाबाद के अंदर है पूरे हिंदुस्तान से चलकर यहाँ आता है अपने माँ बाप, बूढ़े माँ बाप के सपनों को पूरा करने के लिए, उसके सपने साकार हो। औद्योगिक इकाई नैनी में थी, पूरी तरीके से चुन चुन के एक एक इकाई जो है वो बंद हो गई। क्या क्या काम होता था वहाँ पर? ITI, BPCL, भारत पंप एंड कंप्रेशर, TSL, समझे कि नहीं। ये TSL तो ऐसी कंपनी थी इलाहाबाद की जो सद्दाम हुसैन के ज़माने में ये जो आपके मोबाइल टावर लगाने का काम है, ये इराक तक जाकर जो है और ईरान तक जाकर करती, लेकिन बंद हो गई। आपके पास कोई नीतियाँ, प्लान है नहीं। ले दे के इलाहाबाद का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि एक समय में जो है इलाहाबाद देश की राजधानी होती थी, उसके बाद एक तरीके से कहा जाता था यूनाइटेड प्रोविंस की राजधानी है, फिर ये माना जाता था आधी राजधानी लखनऊ की है। आज चिमटी समझते हैं,
चिमटी से चुन चुन के जो है, जो इधर की सरकारें हैं, उन्होंने इलाहाबाद के एक एक प्रदेश स्तरीय कार्यालय को चुन के लखनऊ ले गए, इलाहाबाद को नंगा कर दिया, जो है कपड़ा उतार लिया उसका। अब इलाहाबाद में सिवाय संगम के और आधा या आपका हाई कोर्ट छोड़ के सरकारी अमले के अंदर कुछ भी नहीं बचा है। और मेरा आरोप है कि अगर बस चलता इनको तो एक मुट्ठी में गंगा को उठा लेते, एक मुट्ठी में जमुना को उठा लेते, अपनी खोपड़ी पे सरस्वती गुप्त नदी को जो है अपने मुंह में रख के गुप्त कर लेते, और संगम भी अपने मैके अपनी ससुराल ले जाके बना लेते। इलाहाबाद से इन लोगों को कोई लगाव नहीं है, मेरा आरोप है। आप कह रहे हो उदासीनता का शिकार हुआ, इतने बड़े बड़े नेता दिए हैं, दिए लिए नहीं, इलाहाबाद दे देता है कि ले, मांगता नहीं है कि हमें दो। ये तीर्थराज प्रयाग है, राजा है। कई ज़माने आपने देखे हैं राजनीति के नेताओं के, सरकारों के। आप कह रहे इलाहाबाद दे देता है। इलाहाबाद को अब तक किसने दिया, किस नेता ने? तमाम आपने सरकारें देखी होंगी, किस सरकार में इलाहाबाद में, प्रयागराज में, आसपास प्रयागराज मंडल में काम हुए? क्या काम? लेने के बराबर, बुदनी के बाल के बराबर भी इलाहाबाद को किसी नेता ने नहीं दिया। मैं सीधे सीधे सबको कहता हूँ, जितना इलाहाबाद ने उनको दिया उसका बार बराबर भी जो है इलाहाबाद को रिफंड किसी ने आज तक नहीं किया। कोई पार्टी हो, कोई नेता हो, खुला आरोप। क्या है एक इस्टेब्लिशमेंट जिसके नाम पर ये कहा जाए कि ये फला नेता की जो है इमारत है यहाँ पर, या ये फला नेता का जो है इलाहाबाद विश्वविद्यालय अंग्रेज़ों का दिया हुआ, किला अकबर बादशाह का दिया हुआ, खुसरू बाग अकबर का दिया हुआ, हाई कोर्ट अंग्रेज़ों का दिया हुआ, गवर्नमेंट प्रेस अंग्रेज़ों का दिया हुआ, एजी ऑफिस अंग्रेज़ों का दिया हुआ। एक नेता का नाम बता दीजिए जिसने कोई ऐसा जो है निर्माण करा दिया हो। हाँ, चौड़ीकरण के नाम पर 250 जो है आप समझिए मजार बाबा और मंदिर के जो है पीर बाबा और आपके हनुमान जी बाबा को उखाड़ जरूर ले गए लोग। अमाल पानी खूब गच्चो हो गए। उनके घर में भजन कीर्तन रोज चल रहा है। चौड़ीकरण वाले जो अभियान के जितने लोग थे, मंगल भवन मंगलहारी, रजा लूट लो कुंभ की बारी, सब लूट रहे हैं। क्या नाम है आपका? राजीव त्रिपाठी। क्या करते हैं? अधिवक्ता हाई कोर्ट इलाहाबाद। हाई कोर्ट का अधिवक्ता हैं? जी। हाई कोर्ट बंद था, बड़ा मन था हमारा जानने का। आज मिलते वकीलों से भी, चलिए इसी बहाने आप यहाँ मिल गए। क्या बड़े मुद्दे हैं इलाहाबाद? अब मुद्दे ही हैं जो बताए, सब मुद्दे ही हैं। आपके हिसाब से क्या है? अब हाई कोर्ट तो आधा हो गया, नंगा हो गया। हम लोगों के लिए तो कुछ बच ही नहीं रहा है, दूसरा कुछ करे व्यवसाय। इस हिसाब से जो ये भी सरकार है, मतलब ये तो नंगा करने में मतलब बाज आ ही नहीं रही है। हमको तो लग रहा है जिस हिसाब से ये बेच रही है, कुछ दिन में सब कुछ बेच देगी बस, और कुछ कहना नहीं इसके बारे में। समझ रहे हैं कि नहीं? तो हाई कोर्ट तो अब आधा हो ही गया, हम लोगों का सब कुछ पैसा भी आधा हो गया। तो यही सब है, बताइए और क्या पूछना चाह रहे हैं? हाई कोर्ट आप कह रहे हैं कि हाई कोर्ट क्योंकि लखनऊ में खुल गया है बेंच, इलाहाबाद हाई बेंच नहीं, यहाँ की जैसे एजुकेशनल वो था और सारी चीज़ें थी, समझ रहे हैं कि नहीं? निदेशालय था, सब कुछ उठा ले जा रहे हैं, PHQ उठा ले गए, बचा कुछ नहीं यहाँ। यहाँ जैसे जो लोग बचे हैं यही बचे हैं, व्यवस्थाएं नहीं बची हैं, और यही सब समस्याएं हैं। और क्या करना। क्या नाम है आपका? पंकज पांडे पैदा हूँ। मैं पढ़ाता भी हूँ और छात्र भी हूँ। छात्र भी हैं और पढ़ाते भी हैं जी। और नौजवान भी हैं। जी जी। नौजवानों के क्या मुद्दे हैं? रोज़गार को लेकर सबसे बड़ी समस्या है कि रोज़गार पिछले कई सालों से, लगभग हम लोग 9-10 सालों से तो देख रहे हैं। 2013 से लेकर 17 तक तो SSC की स्थिति जो रही, अभी भी देख रहे हैं, आंदोलन चल रहा है। बच्चे अभी भी दिल्ली में बैठे हुए हैं, ज्वाइनिंग नहीं मिल पा रही है। TGT PGT की बड़ी मुश्किल से 2011 से 16 तक आता है। ये पहली बार है बहुत दिनों बाद कि कोई भर्ती सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन के अंतर्गत मतलब 2 से ढाई महीने में पूरी होती है TGT PGT की। हम लोग वनडे में देखते हैं पेट में इतनी बड़ी धांधली हुई, अभी जूनियर वाले परीक्षा में धांधली हुई। सर मतलब रोज़गार के नाम पे केवल लोगों को लूटा जा रहा है, फॉर्म के नाम पे पैसे लूटे जा रहे हैं। इतनी हद हो चुकी है कि परीक्षा में अब पेपर आउट होता है, पता भी चलता है, अखबारों में भी आता है, लेकिन
लेकिन उस पर कोई कार्यवाही नहीं होती है। बच्चा फॉर्म भरना, सर्वर की वजह से लगातार लाखों बच्चे पेट से बाहर हो गए, जानबूझ के रोका गया। बाकी सभी डेट बढ़ाए गए, पेट में डेट नहीं बढ़ाया गया, वो भी जल्दबाजी में इसलिए लाया गया क्योंकि ट्विटर कैंपेन के माध्यम से जब आता है, ट्विटर कैंपेन चलता है रोजगार को लेकर के, दरोगा की वैकेंसी ला दी जाती है। वो अभी तक देखिए डेट फाइनल नहीं दे पाए हैं। तो रोजगार एक बड़ा मुद्दा है। रोजगार के साथ साथ मेडिकल की स्थिति, डेंगू इतनी तेजी से इलाहाबाद में पांव पसार रहा है। प्राइवेट हॉस्पिटल में जाने के साथ आप 20,000 रुपये अंदर एंट्री लेने के लिए और लाखों रुपए आपको भरने के बाद तो आप अस्पताल में इलाज करा पाएंगे। अस्पतालों की सरकारी क्या व्यवस्था है? स्वरूप रानी में आप चले जाइए तो मरने के लिए जाएंगे, बेली में जाए तो मरने के लिए जाएंगे, जिंदा रहना है तो आप किसी महंगे हॉस्पिटल में जाएं तो हो सकता बहुत। हॉस्पिटल क्या के नाम है आपका? संतोष मिश्रा। क्या करते हॉस्पिटल के मामले में मैं तो स्कूल चलाता हूँ। जी हाँ, एजुकेशन और हॉस्पिटल के मामले में सबसे अनसक्सेस गवर्नमेंट है ये। आप जा करके किसी सरकार का तो दावा है कि भाई कोरोना में इन्होंने दावे से क्या होता है? ये सरकार तो दावों पर ही चलती है ना। 2014 के बाद ये गवर्नमेंट बनाई तो दावे पर। हमारे देश का प्रधानमंत्री अपनी बातें कहने के लिए मन की बात करता है, हमारी बातें सुनने के लिए उसके पास कोई समय नहीं है। 2 करोड़ रोजगार देने के उनकी दाढ़ी अच्छी लगे तो उसको बनाने वाले लोग दिखने चाहिए, उनके विचार अच्छे लगे तो उसको कहने वाले लोग दिखने चाहिए। हमारा पेट कैसे भर गया इसको देखने के लिए किसी मंत्री के पास, किसी मिनिस्टर के पास जगह है? उत्पल राय, इनका एक क्या नाम है उसका, वो मंत्री उपेंद्र तिवारी बोलता है कि 95% लोग पेट्रोल नहीं यूज करते। आप लोग चलते हो, आप बताओ डीजल पेट्रोल यूज करते हो कि नहीं करते हो? आप कॉमन बात समझो। आप 105 रुपये लीटर पेट्रोल बेच रहे हो, 200 रुपये लीटर आप कड़ू का तेल बेच रहे हो और बोलते हो कि हमने बहुत अच्छी सरकार चलाई। तो सबसे बड़ी बात तो आम जनता को सोचना चाहिए कि एक्चुअली इस इंडस्ट्रीज को लेकर के आप बात कर लो। ये कहते हैं कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, फला पार्टी ने कुछ नहीं किया। अरे आप बताओ, आप भारत में आने के बाद कितने % इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट आपने किया है? आप बता दो एक बार, आप बताओ ना कि ये कितने। मतलब हम कहते हैं, जब पहली बात तो देश का दुर्भाग्य है कि मुझे जहाँ तक लगता है, शायद यहाँ जितने लोग इकट्ठा होंगे सबको लगेगा, पहला ऐसा मंत्री जो लाइव डिबेट नहीं करता। देश का पहला ऐसा प्रधानमंत्री जिसकी इतनी हिम्मत नहीं कि वो लाइव डिबेट कर ले। लाइव डिबेट नहीं करता कभी। आप बताओ, 2014 के बाद गवर्नमेंट हुई, तो आप लोग न्यूज मीडिया में हो, एक बार बता दो जब मोदी जी ने लाइव डिबेट किया हो। चैलेंज है। वी आर नॉट रिलेटेड विथ एनी अदर पार्टीज। आई एम नॉट फ्रॉम सपा, नॉट फ्रॉम बीजेपी और नॉट फ्रॉम कांग्रेस। मेरा अपना ओपिनियन है कि अगर देश का प्रधानमंत्री है, मेरी कुछ अपनी थॉट्स है। हम लोग परिवार चलाते हैं, अपने बीवी बच्चों को इतना तो समझाते हैं ना कि यार मैं तुम्हारे लिए इतना कमा रहा हूँ, तुम्हारे लिए इतना कर रहा हूँ, तुम्हारी जिम्मेदारी उठा रहा हूँ। क्या देश के प्रधानमंत्री की इतनी भी जिम्मेदारी नहीं बनती? इतनी तो बननी चाहिए कि नहीं बननी चाहिए? बात करते हैं ना। विकल्प तो हम ही आपको तय करना है। आवाज कहाँ से आई? ये विकल्प क्या है, कहाँ से आवाज आई थी? जी क्या नाम है? अंकित तिवारी। क्या कह रहे हैं? मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि हमारे पास विकल्प क्या मौजूद है इस समय। सबसे बड़ी समस्या ये है कि हमारे पास विकल्प क्या है। जो भी विकल्प हैं इनमें सबसे बेहतर बीजेपी ही। अभी तक तो यही लगता था कि बीजेपी सबसे बेहतर है। बीजेपी सबसे बेहतर आपको क्यों लगती है, बताइए? बीजेपी, ऐसा नहीं है कि बीजेपी ने काम नहीं किया, बीजेपी ने बहुत काम किया है। प्रयागराज में क्या काम किया? मैं तो बेसिकली प्रयागराज का नहीं हूँ, मैं तो गोरखपुर से हूँ। और अच्छी जगह से है। अच्छा, इनसे सवाल करिए। मुख्यमंत्री हम बताते हैं आपको गोरखपुर से। आप गोरखपुर के ही हैं, अगर तो गोरखपुरी का बता दीजिए। निश्चित तौर पे गोरखपुर में बहुत काम हुआ है। सब नहीं, ऐसा नहीं है, इससे पहले भी बच्चे मरते थे। पहले की तुलना में अभी भी देखेंगे तो ये ऐसा नहीं आपके बच्चे हैं कि नहीं? आपके बच्चे हैं कि नहीं? मेरा नाम तारिक सईद अज्जू है और मैं राजनीतिक व्यक्ति हूँ। मैं समाजवादी पार्टी से हूँ और मैं इनका भाई का एक जवाब देना चाहता हूँ। ये बहुत अच्छा हुआ कि माननीय मुख्यमंत्री जी के शहर से हैं। ये प्रयागराज के बारे में कुछ नहीं जानते हैं। बीआरडी कॉलेज में जिस तरीके से बच्चों को आते ही साथ मुख्यमंत्री जी ने मौत का तोहफा दिया था, उस तोहफे में इनसे पहले पूछिए कि ऑक्सीजन की कमी कैसे हुई थी, और इनसे ये भी पूछिए कि आज जो कोरोना से दूसरी वेव में ऑक्सीजन के कारण इसी प्रयागराज में यहीं पर पूरे देश ने दिखाया था, और लोग मजबूरी में, लकड़ी के दाम बढ़ने के कारण मजबूरी में लोगों ने यहाँ पर चुनरी उड़ा उड़ा करके जो है बालू के अंदर अपने लोगों को, मैं
एक मिनट बताना चाह रहा हूँ, चुन्नी उड़ा उड़ा करके लोगों को जो है छोड़ दिया था और कुत्ते तक खोद करके उन लाशों को खा रहे थे। बाद में जब पानी आया, कटान आई है, तो उसके अंदर से लाशें बह भर के निकली हैं। तब इनको होश आया कि इतना मीडिया दिखा दिया है, पूरी दुनिया तक जब खबर चली गई, तब इन्होंने नगर निगम के लोग चेते और तमाम लोग चेते कि इनको लाशों को जो है सत्यापन करें। और तमाम राजनीतिक दलों ने, चाहे वो आपका श्रृंगेरपुर धाम हो और चाहे यहाँ संगम का इलाका हो, चाहे फाफामऊ हो, सब जगह राजनीतिक दलों ने स्वयं जा कर के, मैं सारे राजनीतिक दलों कह रहा हूँ, सब ने जा कर के और सब ने वहाँ पे दाह संस्कार किया है। वो किसका क्यों लगता है ऑप्शन नहीं? ऑप्शन काम पूछे आपसे। जी जी बिल्कुल, जैसे चाचा जी ने बताया कि बहुत ज़्यादा मौतें हुई हैं। निश्चित रूप से ये सर्वविदित है, सत्य है ये कि मौतें हुई हैं, लेकिन क्या मौतें बस भारत में ही हुई हैं? क्या मौतें बस भारत में ही हुई हैं? अगर ठीक है, मौत पे सारी पार्टियां कहती हैं कि ठीक है बीजेपी ने, लेकिन ये भी चीज़ें हैं कि जिस तरीके से बीजेपी ने इस चीज़ को हैंडल किया, ठीक है, बहुत सारे ऐसे देश जो हमारी स्थिति थी उससे कई देश ऐसे थे जो बहुत ज़्यादा सक्षम थे, जो हेल्थ पे बहुत ज़्यादा खर्च करते हैं। जितने भी हमारे नए युवा साथी हैं इस चीज़ को जान रहे हैं, लेकिन हमारा भारत जो हेल्थ सेक्टर में उसका जो खर्च था उसके कंपेयर में बहुत ज़्यादा कम, लेकिन फिर भी इस समय देखिए वैक्सीनेशन की स्थिति, जब सेकेंड वेव जब आई तब उस समय आपको नहीं लगता ये नौकरी पाएंगे नहीं? पहले इनसे ये पूछे, ये नौकरी पाएंगे नहीं? बेरोजगारी जिस चरम सीमा पर है, इनसे पहले पूछिए नौकरी पाएंगे नहीं, इनकी पसंद अगर है। जी, मैं इस समय रोजगार मुझे मिला है और मैं टीचर हूँ जी। चलिए, सौभाग्यशाली। टीचर भर्ती में हुआ आपका? नहीं, पिछले टीचर भर्ती में जी। रोजगार है उनके पास? रोजगार इनके पास है। एक मिनट, मैं यही कहना चाह रहा हूँ, मैं इनके लिए यही कहना चाह रहा हूँ। सुनिए सर, रोजगार इनके पास है तभी इनको अच्छा भी लग रहा है। यहीं पर बेरोजगार लोग जो खड़े हैं उनसे पूछिए कैसे परिवार चला रहे हैं। ये सामने खड़े हैं टीजीटी पीजीटी में, जैसे लाखों बच्चों का हम लोग हाई कोर्ट में 4 केस लगाए। पहली बार ऐसा पता चला कि कल्याण सिंह की मौत के बाद हाई कोर्ट बंद कर दिया जा रहा है। डेट 24 को हमारी लगी, 25 को डेट लगी। मतलब उत्तर प्रदेश सरकार जानबूझ करके लगातार हमारी डेट पे डेट, कभी वकील नहीं आता, कभी हेयरिंग नहीं होती है, हम लोग के फॉर्म नहीं भरे गए, फॉर्म नहीं हो पाए सर्वर की वजह से, डेट बढ़ाए गए सभी परीक्षाओं के। लेकिन केवल पेट का एग्जाम जो कि पहली बार आयोजित हो रहा था, सेंट्रल गवर्नमेंट को आयोजित करना था, लेकिन पहले उत्तर प्रदेश सरकार ने आयोजित किया, यूपी SSSC ने डेट नहीं बढ़ाया। आज लाखों छात्र से बाहर हुए। नौकरी की स्थिति ये हो गई है। मैं फिलहाल फिर से वापस प्रयागराज पे लौटता हूँ, है ना। प्रयागराज पे ही थोड़ा अटके, यहाँ के मुद्दों की बात करें वो ज़्यादा बेहतर है। प्रदेश के और राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे बाद में बात कर लेंगे। जो शुरुआत में बात उठी मुद्दों की, उसमें समझ में आया कि कहीं ना कहीं प्रयागराज उदासीनता का, राजनीतिक उदासीनता का शिकार लगातार बना रहा लंबे समय से। इससे पहले आपकी पार्टी की सरकार थी, समाजवादी पार्टी की सरकार थी 5 साल, तब क्या काम यहाँ हुए थे? रोजगार की क्या व्यवस्थाएं हुई थी? रोजगार बहुत मिले हैं। और सबसे पहले ये जो लाइटें जल रही हैं इसको घुमा के अपने कैमरे में दिखा दीजिए, ये हमारी सरकार की ही देन है। और रोजगार आया, बिल्कुल रोजगार आया है, बहुत रोजगार आया है। और आज जो है भारतीय जनता पार्टी, और वो बात क्या कहना पहले आप रोजगार अपना मेरा आया है, बिल्कुल आया है। बेरोजगारों को जो है सरकार ने यहाँ पर जो है रोजगार वहाँ खत्म कर दिया, जो इसके माध्यम। पहले मैं आपकी जो 5 साल की सरकार थी 12 से 17 तक, क्योंकि राजनीतिक उदासीनता की बात हो रही, क्योंकि आप मौके पर यहाँ पर हैं, समाजवादी पार्टी के नेता हैं, मैं इस लिहाज से जानना चाहता हूँ जब 5 साल आपकी सरकार थी, क्योंकि इस पूरे इलाके का आप अगर पिछला इतिहास देखेंगे तो सपा बसपा ज़्यादा हावी रही है इस पूरे इलाके में। बुंदेलखंड की बात कर लीजिए, चाहे फिर इधर आप कौशाम्बी इलाहाबाद में आ जाइए, यहाँ ज़्यादा सपा बसपा पिछले काफ़ी समय से हावी रहे हैं। आप लोगों की तरफ से 5 साल की बात करेंगे, पर क्योंकि आप सपा से हैं और राजनीतिक उदासीनता की बात हो रही है कि इलाहाबाद को बहुत कुछ खास मिला नहीं जो मिलना चाहिए था, आपके जो 5 साल थे इससे पिछले वाले, उसमें आपने क्या किया था? हमारे इलाहाबाद में आपको बता तो रहा हूँ कि जहाँ आप खड़े हैं यही आपका सबसे बड़ा देखने में, आप देख लीजिए कि महात्मा गांधी मार्ग को किस तरीके से वो किया गया। तमाम जितनी योजनाएं जो समाजवादी पार्टी की थी वो सब रोक दी गई हैं। और हमारा अभी यहीं पर जो है यही बताया कि आपने कहा कि ये लाइटें जो लगी हैं सौंदर्यीकरण है, ये आपकी तरफ से हुआ है जी।
और क्या हुआ है? एक दो चार काम मैं बता रहा हूँ कुछ ना। काम बताइए जिससे रोजगार की व्यवस्था है, कोई इंडस्ट्री आई हो, कोई बड़ा यूनिवर्सिटी आई हो, है ना, कोई बड़ा मेडिकल कॉलेज खुला हो, ऐसा कुछ हुआ हो? काम तो देखिए बहुत हुए हैं, तमाम यहाँ पर हुए हैं। जैसे कि हमारा जो है क्या नाम है, राजकीय विश्वविद्यालय आया है यहाँ पर, और ये 2015 में आया है। और इन्होंने कहा है तो मैं बता रहा हूँ, मैं 2018 से, जब से राजेंद्र प्रसाद यादव जी, और खुलेआम कह रहा हूँ, सबसे चोर भ्रष्ट राजेंद्र प्रसाद यादव जी कुलपति थे। प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया, अब नाम हो गया, पहले इलाहाबाद राज्य विश्वविद्यालय नाम था। केवल यादव होने के नाते उनको जो है कुलपति बनाया गया था। और मैं आपके चैनल पर खुलेआम कह रहा हूँ, कुलपति जी के दम है, मेरे खिलाफ FIR कर दें। सबसे भ्रष्ट इंसान था। आज भी मेरे नाम से लोकायुक्त के यहाँ, उनके यहाँ कंप्लेंट पड़ी हुई है और चल रही है मुझ पे। इस होता था ऐसा जो भ्रष्ट कह रहे हैं? सर 650 कॉलेज हैं इस विश्वविद्यालय से, सेल्फ फाइनेंस के, और खुलेआम कह रहा हूँ, आप किसी भी दिन लेके कैमरा लेके चले जाइए, आपको मानक के अनुसार शिक्षक मिल जाए, मानक के अनुसार बिल्डिंग मिल जाए। तो आप मुझको, हाँ रज्जू भैया विश्वविद्यालय जो विद्यालय का नाम न लीजिए। मैंने रज्जू भैया, हाँ ऐसा है, मेरी बात सुनिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रघुनाथ द्विवेदी है, मैं सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। इलाहाबाद विद्यालय में अध्यक्ष रहा, उपाध्यक्ष रहा छात्र संघ का। हमारी 3 चीज़ें हैं। देखिए, अगर आप समाजवादी पार्टी, सपा की, बसपा की, कांग्रेस की, बीजेपी की, सब की बात करना चाहता हूँ, जब तक क्षेत्रीय दल हावी रहेंगे हिंदुस्तान में, तब तक हिंदुस्तान का बेड़ा गर्क रहेगा। जिस कारण क्या है, क्षेत्रीय दल जातवाद की राजनीति करते हैं, अपना मोटो जो है बनाते हैं, लुभाते हैं 2 महीने 3 महीने, उसके बाद फिर उसी ढर्रे पे आ जाते हैं। जिस दिन हिंदुस्तान की जातिवाद की राजनीति जब तक नहीं खत्म होगी, लड़का बेरोजगार टहलता रहेगा। इसके पहले आप कह रहे हैं कि जातवाद की राजनीति सिर्फ क्षेत्रीय पार्टियां करती हैं, राष्ट्रीय पार्टियां नहीं? नहीं, राष्ट्रीय पार्टी कौन? बीजेपी ने क्या किया जरा बता दी। कांग्रेस ने क्या किया? कभी किसी दल का, किसी ने, जैसे समाजवादी पार्टी हो गई, बसपा हो गई, और अभी एक AIM नई आई है, ये सारी पार्टी आप खुद देख लीजिए, आप पत्रकार खुद देख लीजिए, इनके जो भी उसमें जाते हैं, जुलूस में जो भी जाते हैं, अपने आप वहाँ पता चल जाए किस जात के, किस बिरादरी, किसके बात है। नंबर 1। नंबर 2, चूँकि विश्वविद्यालय, इसके पहले इलाहाबाद विश्वविद्यालय एकदम IAS PCS की खेती होती थी। कारण क्या है कि अब जो भी अपॉइंटमेंट हो रहे हैं वो सिर्फ नेताओं के हो रहे हैं। हमारे यहाँ वाइस चांसलर आए, नेताओं के थ्रू आए। हमारे यहाँ लेक्चरर होंगे, नेताओं के थ्रू होंगे। हमारे यहाँ प्रमोशन होगा, नेताओं के थ्रू होंगे। परीक्षा नियंत्रक आए हैं, वो भी नेताओं के थ्रू होंगे। हमारे यहाँ अभी FO फाइनेंस अफसर आए, वो भी नेताओं के थ्रू। जिस दिन सिर्फ एजुकेशन में, हमारा कहना है, जैसे नौकरी में भी आप नौकरी देख लीजिए, नौकरी में जो भी था जुगाड़ वाला, वो धीरे धीरे जब से ये ऑनलाइन आई, जुगाड़ की जितनी सेवाएं थी सारी खत्म होने जा रही हैं। क्योंकि ऑनलाइन परीक्षा होगी, ऑनलाइन जब परीक्षा होगी, सर्वर आपको देख रहा है कि आप ही बैठे, दूसरा कोई बैठे। अगर आप 2 मिनट के लिए भी सर्वर ब्लॉक करेंगे, उस समय पता चल जाए कि 2 सेकंड के लिए इतने से इतने सेकंड का वो ब्लॉक। हाँ, एक मिनट, मेरी बात तो ऑनलाइन बात काट रहे हैं। नहीं, वो तो ऑनलाइन। थोड़ा वाली बात कर ले। आपने कहा कि राष्ट्रीय पार्टियां नहीं करती जातिवाद की राजनीति, क्या कह रहे हैं आप? आपके सामने बिल्कुल खुला हुआ है, किताब है खुली हुई। चाहे वो कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय पार्टी हो, ये सब कौन कौन सा सम्मेलन करा रहे हैं। कोई जब फटकार मिलती है न्यायालय से, तब उसको प्रबुद्ध सम्मेलन का नाम दे देते हैं। जब वहाँ से अदालत से फटकार मिलती है तो बैकवर्ड सम्मेलन को हटा देते हैं। लेकिन कौन जात बिरादर की राजनीति नहीं कर रहा है? हमको उत्तर प्रदेश में आप बता दीजिए कि उत्तर प्रदेश के अंदर राष्ट्रीय पार्टियां जात बिरादरी की राजनीति कर रही हैं या नहीं कर रही हैं। भाजपा अगर निषाद पार्टी के नाम पर निषाद समाज को ले आ रही है, तो कांग्रेस भी कहीं ना कहीं जो है हर तरीके के राजनीतिक लोगों को ले आ रही। तो राष्ट्रीय पार्टी ये ना कहे कि हम जो है जातिवादी राजनीति नहीं करते। ये भी उसी तरीके से सर कैमरे पे नहीं आएंगे। ये पीछे कमेंट्री मत करें। समाजवादी में, समाजवादी सरकार में जाति विषय, मैं अरशद अली, मैं नगर अध्यक्ष हूँ कांग्रेस पार्टी मनाठी का।
समाजवादी पार्टी में जो नौकरियां दी गई थी एक जाति विशेष को दी गई थी, जैसे 2500 पुलिस की भर्ती हुई थी, उसमें 2000 विशेष जात के थे जो अखिलेश जी की बिरादरी से आते हैं। इसके बावजूद 2017 में आप लोगों ने गठबंधन कर लिया। नहीं, गठबंधन जो हम लोग ने किया कि हम लोग ने देखा कि गठबंधन नहीं, हम समय की मांग थी, मगर अब गठबंधन हम लोग का नहीं होगा, क्योंकि गठबंधन भरोसे वालों के साथ किया जाता है, क्योंकि भरोसा उन्होंने जब तोड़ा तो आपने एक बार भरोसा उन्होंने तोड़ा जब उन्होंने नरेंद्र मोदी जी को आशीर्वाद दिया कि दोबारा आप प्रधानमंत्री बनने के लिए मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ। मुलायम सिंह यादव ने बड़ी संसद में उन्होंने आशीर्वाद दिया मोदी जी को कि मैं दोबारा आपको प्रधानमंत्री बनने का आशीर्वाद देता हूं। इससे ये साबित होता है कि समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी दोनों मिली जुली है। और इन्होंने आपको बाद में पता चली, 17 में नहीं पता नहीं, देखिए जब साथ में नहीं पता था, जब साथ में आएंगे तभी पता चलेगा कि अगला आदमी कैसा है, समझे। आप कह रहे हैं एक जाति विशेष के लोगों को नौकरियां मिलती थी, ये भी तभी पता चला जब साथ आए थे। नहीं, जाति विशेष को इन्होंने जब नौकरियां 2017 में दी, जैसे 2012 के चुनाव में मुलायम सिंह यादव जी ने वादा किया अल्पसंख्यक के लोगों से कि मैं 17% आरक्षण दूंगा, जो उन्होंने बेवकूफ़ बनाया, क्योंकि हिंदुस्तान के संविधान में धर्म के नाम पे आरक्षण नहीं ना। इन्होंने अल्पसंख्यक के लोगों को बेवकूफ़ बना के उनका वोट लिया। अब ये अल्पसंख्यक के लोग इनको समझ चुके हैं और 2022 में ख़ास तौर से अल्पसंख्यक समाज के लोग इनको इसका जवाब करारा देंगे। जो हम लोग मुद्दा शुरुआत में बात करें उससे थोड़ा भटक गए। हमारा मुद्दा ये था कि इलाहाबाद को किस राजनीतिक पार्टी ने क्या दिया। सपा से मैंने पूछा, भाई साहब भी कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाई। अब कांग्रेस से ही पूछ लेता हूँ। कांग्रेस के अलावा आपकी केंद्र में सरकार थी जी, केंद्र में सरकार थी 10 साल आपकी, 2004 से लेकर 14 तक, है ना। उस दरमियान कुछ बड़े काम क्या इलाहाबाद में आए क्या? ऐसे आप इसका जवाब इलाहाबाद में बाबा ही दे सकते हैं। पहला तो इलाहाबाद को जो है एशिया का सबसे बड़ा खाद्य प्रोडक्शन सेंटर इफको नेहरू खुद दे गए। अब ये लीजिए, अब आप कांग्रेस कहिएगा तो हम तो 70 साल पुराने भूत हैं ना, 70 साल गिनाएंगे तो हमारी गिनती जो है हमारी पैदाइश से नहीं लेंगे। हाल फिलहाल के सालों की बात करें उतना पीछे जाएंगे। अब तो भाई 70 साल कांग्रेस सरकार ही तमाम काम किए। नौजवानों की जो है चेहरे पर वो लाली जो इलाहाबाद में जो है देखने को मिलती थी। केंद्रीय विश्वविद्यालय की डिमांड सबसे पहले हम ही ने राजीव गांधी से भरवारी की सभा में किया था, और वो लड़ाई लड़ते लड़ते अर्जुन सिंह केंद्रीय जो है आपके HRD मिनिस्टर थे, तब केंद्रीय विश्वविद्यालय इलाहाबाद विश्वविद्यालय बनाया गया। कांग्रेस ही तो थे। और कांग्रेस ने ही IIT दिया था, ITI दिया था। कांग्रेस ने ही IIIT लेटेस्ट दिया, जहाँ के विद्यार्थी आज पूरे विश्व में छाए हुए हैं। BPCL, TSL, आपके जो है क्या नाम है उसका, GEC, इलेक्ट्रॉन, आप तमाम काम गिना कांग्रेस को दिए। ठीक बात है। मैंने कहा बाकी खाली नोच के नंगा कर रहे हैं, दिया जो कुछ भी है इलाहाबाद के नाम पे। हाँ, अरे बाप रे बाप, कैसे भूल गए हम। रेलवे का जो है आपका जो है ये 7 डिवीजन का जो है हेडक्वार्टर NCR, ये इलाहाबाद में जो है आपका कांग्रेस। फिर कारण क्या है कि कांग्रेस जो है एकदम विलुप्त होती चली गई? उत्तर प्रदेश में हो चाहे प्रयागराज की बात कर लें, अगर इतने ही काम किए थे आप लोगों ने इतने सालों में, और आप कह रहे हैं बाकी किसी ने कुछ नहीं किया, तो कारण क्या रहा? आप इतने विलुप्त। मेरी शब्दों में सुन लीजिए, एकदम जो है बेलौस और बेबाक कहे दे रहा हूँ। कांग्रेस इतना बढ़िया जो है माल बनाया उसने, जो है प्रोडक्शन इतना जानदार था, लेकिन हम मार्केटिंग नहीं कर पाए। हम इसलिए चले गए। हम चले गए विरोधी दलों की जो है पेश बंदियों में के झाकड़ में फंस गए। अन्ना हजारे को ले आए, कहे भारत माता की जय, पूरा देश जय बोलने लगा। विनोद राय को ले आए, माफ़ी मांगा ना अभी,
23,000 करोड़ कांग्रेसी खा के डकार गए। विनोद राय आईएएस साहब बीजेपी वालों ने खरीद लिया। अन्ना को बीजेपी वालों ने जो है, शांति भूषण भी शामिल था सबसे बड़ा उसके अंदर जो है लग्गड़, इलाहाबाद ही का है शांति भूषण, वो ले आया एक। आप कह रहे हैं वो जो परिवर्तन आया था उस अन्ना आंदोलन की वजह से आया था, कांग्रेस अब चीजें 7-7.5 साल हो गया। कांग्रेस के एक घोटाले के चोर को मोदी बाबा अपनी दाढ़ी में लटका पाए कि नहीं, आप सही बता दीजिए। अगर उनकी दाढ़ी पवित्र साधु की है तो कांग्रेस के तो पूरी कांग्रेस के चोर उनकी दाढ़ी में लटक रहे होते झम 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 झम। इलाहाबाद में एक नर्तक हैं दुकान जी, वो मोछे को नचाते हैं, मोदी जी भी दाढ़ी में अपने सबको नचाते। हमारे जो है तथाकथित जीजा जी को आज तक नहीं चाप पाए मोदी जी। हमारे कोलगेट घोटाले के श्री प्रकाश जायसवाल को आज तक नहीं दबोच पाए। हाँ, विनोद राय एम्बेसडर बन गए, अन्ना हजारे जो है कई करोड़ का माल लेकर राणेलाल सिद्धि में जो है एसी लगा के लेटे हुए हैं। तो ये सारे के सारे लोगों ने, ये जालिया लोगों ने चोर है चोर है चोर है चोर है करके, हम शरीफ लोग थे, हम लोग फंस गए उनके जाल। अच्छा चलिए, 14 हार गए इस चक्कर में। 19 में क्या हुआ? 2019 में 2019 में क्या, हम जो 14 में जो है हमारा ट्रैक आपने खराब किया तो हम जो है बिक गए। अब आज जनता कह रही है कि मनमोहन सिंह ईमानदार आदमी था। 9.5 2019 में भी कह रही होगी ना, तब क्यों नहीं आता? अब कह रही है। अब जब गंगा जी में लाश देखा कि लाश खड़ी हो रही है, मोदी जी को माँ गंगा ने बुलाया था, तो जब मोदी जी आए गंगा माँ के पास तो माँ को जो है लाशों से पाट दिया जो है गंगा के तट को। अब जनता कह रही है, अब ये विनोद राय वाला जब मामला आया है, जनता कह रही है कि इसके पुतले को जूते जूते। समझना ये चाह रहा हूँ, आप ठीक है, आप लाख खामियां और कमियां गिना रहे हैं बीजेपी की, आपकी कमियां क्या, क्यों आप वापस क्यों नहीं आ पा रहे हैं? विपक्ष के तौर पर कांग्रेस उतना एक्टिव क्यों नजर नहीं आती है? एक्टिव था, आज इनएक्टिव है। देखिए, जब क्रेडिबिलिटी, पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी एक शब्द है, हमारी पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी को झूठे गवाहों और झूठे पेशबंदी के साथ आपने खराब कर दिया। अब हम अपनी पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी को फिर से गेन कर रहे हैं। वक्त लगेगा। 2000 आपकी पार्टी में कई फ्रैक्शन नजर आने लगे हैं। अब कोई फ्रैक्शन नहीं है, जितना लंबा अध्यक्ष नहीं तय हो पा रहा है। अध्यक्ष तो हमारे यहाँ तय है, उसमें कौन सी बात है। सोनिया जी हमारी जो है अध्यक्ष है। अब ऐसा होगा कि जब कांग्रेस पार्टी के इतर, कांग्रेस पार्टी में गांधी परिवार के इतर कोई अध्यक्ष होने, नेहरू की पार्टी में नेहरू परिवार के इतर सोचना भी बेईमानी है। परिवार का आदमी बने, बिल्कुल, ये एकदम साफ है, कोई बहस नहीं है। आप सिंधिया हो सकते हैं, बीजेपी में जाइए, झाड़ू उड़ू लगाइए, यहाँ अध्यक्ष नहीं बन सकते। यहाँ पर राहुल जी होंगे, प्रियंका होंगी, लेकिन अभी सोनिया जी हैं। और हम कांग्रेसियों की फितरत में है कि नेहरू परिवार के अलावा हमको और कोई स्वीकार भी नहीं है। और जिसकी कुवत हो, जिसकी खुली चुनौती, जिसकी कुवत हो, वो अपनी कपिल सिब्बल कांग्रेस बना ले, हो दवा करे पूरे देश के अंदर। आपको लगता है गांधी परिवार के अलावा कोई कैपेबल नहीं कांग्रेस पूरे देश में जो राष्ट्रीय अध्यक्ष का? कैपेबिलिटी पे मत जाइए, मैं कह रहा हूँ एक्सेप्टेबिलिटी पर जाइए। कैपेबिलिटी कौन चीज होती है राजनीति में? एक्सेप्टेबिलिटी सबसे बड़ी जो है चीज। सिब्बल का नाम ले रहे हैं, अलग पार्टी बना रहे हैं। अगर आपको असंतोष है तो आप अलग पार्टी बना लीजिए। अब एक चंडीगढ़ में ही 2 चुनाव लड़कर दिखा दीजिए। आपकी लंगोट में कई गांठ है, खुल के सामने आ जाएगा। तो समर्थक बोल देंगे अमेठी में क्या हुआ? अमेठी में क्या हुआ? हम अमेठी में हारे और वायनाड से हमने जो है फिर पटक के हम पार्लियामेंट में हैं। हम 2 सीट पे नहीं गए हैं अभी। मोदी जी कांग्रेस, राहुल गांधी बीजेपी 2 सीट पे थी,
और वो भी इंदिरा जी ने कृपा करके जो है अटल जी को सदन में भेज दिया था। बीजेपी को ये भूलना नहीं चाहिए। और अब 2024 में देखिएगा, 22 में प्रियंका गांधी जब पंजा मिला के पटकेंगी यूपी में दड़ाम से, तो 2022 में बात करनी है। अच्छा, बात करनी। जी, क्या नाम है आपका? कुमुद गुप्ता। क्या करती हैं आप? हम लोग एजीसी में मेंबर हैं। शक्ल देख लिया आज इसलिए आए। अच्छा, बात करने आई हैं उनसे आप? ये नीलम। ऐसे आ मैं जाइए। अपनी बात खत्म कर लूं फिर आप। यहाँ बात चल रही है, आपको बात करनी है क्या? नहीं, ये थोड़ा सा मिलने आई थी। ये एक और हैं बस। हाँ, 1 मिनट बस। 1 मिनट आप 1 मिनट। रहिए, क्या रहिए। क्या कह रहे हैं आप? कुमुद जी रहिए। किस विषय में? इलाहाबाद के विकास के बगैर में। इलाहाबाद को लेकर के सबसे बड़े यहाँ का हार्ट ऑफ जो इलाहाबाद कहा जाता है आपका आज़ाद पार्क है। हम लॉकडाउन के पहले मैं उसके 5 रुपये शुल्क का विरोध कर रहा था और लगातार उसका विरोध चलाया। एक बड़ा कैंपेन चला, किन्हीं कारणों से उसका पिटीशन नहीं लग पाया। जबकि वो शहीद स्थल है, उस पर शहीदों का मतलब एक तो आपके चंद्रशेखर आज़ाद जी का मूर्ति वहाँ लगी हुई है। वहाँ पे 5 रुपये शुल्क को ख़त्म करने के लिए उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद जी कहते हैं, वादा करते हैं, यहाँ के मॉर्निंग वॉकर्स कहते हैं कि यहाँ ख़त्म किया जाए। हम सब गरीब बच्चों को वहाँ क्लास देते थे, वो ख़त्म हो गया। बाजारीकरण की ये स्थिति हुई कि जस्टिस धवन की कमेटी, जस्टिस धवन आपके इलाहाबाद हाई कोर्ट का रिपोर्ट था, यहाँ पे किसी प्रकार का कंस्ट्रक्शन अलाउड नहीं है आज़ाद पार्क में। लेकिन आज वहाँ से बाजार बना दिया जा रहा है, लगातार बाजार का काम उसमें बढ़ रहा है, बाजार खत्म नहीं किया जा रहा है। और स्थिति यह आ गई कि अब एंट्री लेने के लिए 5 रुपये का शुल्क लगा दिया गया। तो इसको खत्म होना चाहिए, इसको लेकर लगातार हम लोग मांग करते रहे हैं। इसके अलावा आपकी मेडिकल शिक्षा का बाजारीकरण स्थिति है। सरकारी स्कूलों को एनजीओ देने का काम शुरू हो चुका है। आपके सरकारी स्कूलों को लगातार एनजीओ को दे रहे हैं। इंग्लिश मीडियम का जब इतना ही मानक बढ़ रहा है तो क्यों हिंदी मीडियम चलाए जा रहे हैं? फीस लगातार वृद्धि हो रही है, बच्चे जाए तो जाए कहाँ? किराए के मामले को लेकर इलाहाबाद में इतनी परेशानी है कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रॉपर रूप से हॉस्टल नहीं अलाउड कर पाता है। बच्चों को जब डेलीगेसी में जाना पड़ता है तो स्थिति ये होती है, जो कमरा मैं 500 रुपये का लेता था आज वो कम से कम 5,000-6,000 रुपये का रूम उठ रहा है। कारण ये भी है, लगातार टैक्सेस बढ़ रहे हैं, बिजली के टैक्स, पानी के बिल। जो कमरे का बिजली का बिल, एक कमरे का 800-800 रुपये आ रहा है, 400-400 रुपये बिजली का बिल आ रहा है। क्षेत्र से स्मार्ट सिटी केवल नाम पड़ा है। स्मार्ट सिटी के नाम पे, आनंद प्रकाश नाम है। स्मार्ट सिटी के नाम पे यहाँ पर ये है कि टैक्सेस लिए जा रहे हैं। सीवर एक्टिव हो गया, सीवर का टैक्स लिया जा रहा है, लेकिन अभी सीवर ढंग से काम नहीं कर रहा है। टैक्सेस हर चीज़ के बढ़ गए, बिजली के बिल बढ़ गए हैं, हर चीज़ हो गया है। ये गाड़ी वाले जो कचरा उठाने वाले आते हैं, कई दिन नहीं आते हैं, लेकिन वो उसका बिल आता है, वो डेली आते हैं घंटी बजा के, और 4 दिन वो नहीं आते हैं। हाँ, यहाँ से आप लोग जब आते हैं इलाहाबाद में तो सिविल लाइन साइड में उतरते हैं तो विकास दिखता है। अगर विकास देखना है तो आप आइए पुराने शहरों में, जहाँ पर मैं दिखाऊंगा कि 20-20 साल से रोड और गली नहीं बनी है। आज भी कच्ची वहाँ पर सड़कें हैं। आज बरसात में लोग गिर जाते अपने घर जाने में, पानी लबालब भर जाता है। करेली एक बहुत बड़ा क्षेत्र है, हर साल बाढ़ में वहाँ पर आधे मकाने डूब जाते हैं, लाखों को नुकसान होता है। विकास का मतलब होता है कि पूरे शहर का विकास। आपने कुछ चुनिंदा सड़कें बना दी और अपने मंत्रियों को, अधिकारियों को सर्वे करा दिया और वही टीवी चैनल में दिखा दिया ये विकास चल रहा है, अरे विकास आइए। पक्ष के तौर पर आप लोग विरोध क्यों नहीं करते? मुद्दा क्यों नहीं बनाते? मुद्दा हम लोग मौका दिया जाए तब ना, विरोध करने का मौका दिया जाए। स्टूडेंट हम लोग करते हैं। स्टूडेंट का आप हालत देख रहे हैं सर कि आज के डेट में सब प्राइवेटाइजेशन करने जा रहे हैं। इसमें फ़ायदा किसका है? मोदी जी का, अदानी जी का। हम लोग को क्या मिल रहा है? कुछ नहीं। हम लोग से हाथ से हर चीज़ छीन ली जा रही है। आए दिन लड़के सुसाइड कर रहे हैं, इस पे कोई नहीं टीवी पे चैनल आएगा। आर्यन खान की बेल हुई कि नहीं हुई, ये ज़्यादा चल रहा है। अरे स्टूडेंट का मुद्दा देखा जाए, हमारी नौकरी का मुद्दा देखा जाए। ये भी तो यहाँ पे हैं, डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, पर आज तक आप फूलपुर की रोड देख लीजिए, 1-2 साल हो गए। मैं अब उसी पे आने वाला हूँ कि यहाँ से परसों बनी है ये सड़क परसों बनी है। स्थिति ये है, अभी परसों सलोरी में गलियों में इतनी तेजी से काम हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि अचानक सरकार मुख्यमंत्री आने वाले हों परसों, और उखड़ जाए ये हालत है। ये काम इसलिए हो रहा है कि 4 साल 8 महीने तो सोते हैं, सोचे हैं भांग के नशे में सबको सुला रखा है। फिर जब अब मौका आया है तो भैया जल्दी जल्दी गुजारा जा रहा है गड्ढों में। मतलब सरकार जब पहली बार बनी थी तो मैं पहली बार मैं गड्ढों को जब देखता था तो वहाँ पे खड़ा होता था, एडीएम को फ़ोन करता, सीडीएम को करता, वहाँ पे बनवाता था। स्थिति हो गई कि 3 साल पूरा गायब हो गया, कोई काम। डीएम जवाब दे देता है। गाय जानवरों के लिए बनी हुई ना, गाय गौ माता की बड़ी पूजा करते हैं। मैं अभी गौशाला आपके रामबाग में है। स्थिति यह है कि
घाव से घाव, पैर टूटे, एक इलाज के लिए, गायों के लिए, जानवरों के लिए कोई अस्पताल नहीं है। आपको या तो फैजाबाद जाइए, बरेली जाइए, मथुरा जाइए। ममफोड़गंज में गौ माता पैर टूट गया है, जो स्थिति में सड़ रही हैं। यहाँ से कई बड़े नेता भी हैं, केशव प्रसाद मौर्य हैं, सिद्धार्थ नाथ सिंह हैं, नंद गोपाल नंदी हैं। कैसा काम रहा है इन लोगों का? कुछ नहीं, गौ माता के नाम पे केवल राजनीति की गई है। अभी ये साथी नौजवान कह रहा था गड्ढा मुक्त सड़क के विषय में। यहीं बगल में टूरिस्ट बंगलों के बगल से स्मार्ट शहर प्रयागराज के स्मार्ट सिविल लाइंस में एक सड़क है। अभी लौटते समय उसका विजुअल बना लीजिएगा, सिविल लाइंस में है। और उस पर जो है देख लीजिएगा 20 साल से वो सड़क जो है आज तक डामरीकरण ही नहीं हुआ। सबसे जो स्मार्ट इलाका है, ये कहा जाता है कि इलाहाबाद का सिविल लाइन सबसे स्मार्ट है, लेकिन उसी सिविल लाइंस की वो सड़क 20 साल से इतनी गड्ढा जो है दार है कि मेरा अपना मानना है कि बुढ़ा अगर उस पर स्कूटर से जाए तो उसकी अतड़ी हारनिया की तरह से जो है नीचे बह जाए, ऐसी सड़क। आप देख लीजिए, विजुअल जाके देख लीजिए। अब केशव भाई को वो सड़क जो है अपने जो है लल्लन टॉप के माध्यम से कभी जाते नहीं भाई, डिप्टी सीएम है। सड़क से नहीं जाते, नहीं, डिप्टी सीएम के पास नहीं गए। डिप्टी सीएम के पास जाने की क्या जरूरत है? डिप्टी शिकायत लेकर नहीं जाते हैं। इलाहाबाद में रहते कहाँ हैं? वो ज़्यादातर तो बाहर ही रहते हैं। लखनऊ आते हैं, लेकिन कभी कभी आते हैं ना, जगह चेंज, उनसे मिलने नहीं दिया जाता। अब सर्किट हाउस पे एक भीड़ लग जाती है कार्यकर्ताओं की। कह रहे हैं केशव प्रसाद मौर्य जी के भतीजे और बेटे जो हैं, ये जिसको कहते हैं, जिसको समाज सेवा, माँ को घर में हमारे माननीय प्रधानमंत्री और माननीय योगी आदित्यनाथ जी सीएम उत्तर प्रदेश जो करते हैं, माँ के आदर नहीं किया और मोदी जी ने अपने माँ की आदर नहीं किया। वो जानवर है, इंसान से ज़्यादा उसको महत्व देते हैं सर, पर इंसान को नहीं देते। रोड पे अगर गाय से आदमी मर सकता है, पर अगर इंसान से अगर गाय ठोकर लगी बाई दफ़े अगर वो हो जाए तो उसको सजाए मौत और फांसी की भी सजा योगी जी हमारे और माननीय मोदी जी दिला सकते हैं। उनके निगाह में इंसान की वैल्यू एक जानवर से नथिंग है। इंसान की कोई कीमत नहीं है। रोडों पे और डिवाइडरों पे स्टील के चौराहे बने हैं, दीवार में पेंटिंग हो रही है, आड़े तिरछे काने खुतरे कहाँ के विदेश के लागे, गुजरात के, ईरान के लागे मूर्ति बना रहे हैं, और घर गरीबों की चू रही है छत, उसका ध्यान नहीं दे रहे हैं। गरीब फुटपाथ पे पड़ा है, उसका ध्यान नहीं दे रहे हैं। दरवाजा घर में गरीब के नहीं है, पर यहाँ स्टील है। घर में टूटा दरवाजा है, लोग रोटी कहते थे, अपराध खत्म कर रहे हैं, गुंडागर्दी खत्म कर रहे हैं, ये बढ़ा रहे हैं। पहले लोग सोना चांदी कहते हैं, बड़े बड़े माफियाओं को अंदर कर दिया। सुनिए, कुछ नहीं, टिकिया चोरों को अंदर कर दिया। वो जो माफिया थे वो नहीं करते थे अपराध, वो टिकिया चोर करते थे। सर मुझसे पूछिए, मैं भी अपने आप को कुछ समझता। सर मेरा नाम रईस अहमद है और मैं चाइल्ड का प्रॉपर। मुख्तार अंसारी को अंदर कर दिया, अतीक अहमद को अंदर कर दिया, बड़े बड़े माफियाओं को ठीक कर दिया। सुनिए, वो वहाँ तक पहुँचने के लिए वो क्या कर रहे हैं, क्या दर्शा रहे हैं पब्लिक को, और अंदर उनका क्या पैक्ट है आप नहीं जानते, हम नहीं जानते। ये उनकी आत्मा जानती है कि वो क्या कर रहे हैं। यहाँ दिखा रहे हैं, वो दिखावा है, हकीकत कुछ और है, मैं नहीं कह सकता। मैं नहीं, वो सब मत बताइए। देखिए अब इतनी बातें मत करिए, हम चूसनी हो गए हैं, जो शरणागत हो गए हैं उनको वरीता है। जो उनके खिलाफ गए हैं, चाहे भाजपा को हो चाहे किसी पार्टी को हो, जो उनके खिलाफ गया है उनका उन्होंने जितना कर सकते हैं उन्होंने सारी चीज़ें की है। भाई करंट सरकार जो भाजपा की सरकार है, अगर इनके खिलाफ कोई भी गया हो, कोई आम नागरिक हो, कार्यकर्ता हो, चाहे जो हो, अगर इनके खिलाफ कोई गया है तो उसके खिलाफ जितनी कार्रवाई सरकार कर सकती है वो सारी, मतलब कोई छोड़ती नहीं, सारी कार्रवाई करती है सरकार, धमकी देती है पुलिस। आजकल सारा काम सोशल मीडिया पे हो रहा है, आपकी खबर भी सोशल मीडिया पे चल रही है। सोशल मीडिया इतना एक्टिव हो गया पूरी दुनिया में, विशेष करके हमारे भारत में। 1 सेकंड की भी खबर आपको लग जाएगी, सुबह आपको अखबार देखने की जरूरत नहीं है। सोशल मीडिया के अंदर भी आज पूरा कब्जा कर रही है भारत की सरकार, और सोशल मीडिया के अंदर भी पूरी भारत की सरकार कब्जा कर रही है। अगर ये अखिलेश गुप्ता जी, अरे भाई अगर उनका कोई विरोधी है तो 2 सेकंड के अंदर उसके खिलाफ तन करके इंस्पेक्टर साहब आ जाएंगे कि आपने सोशल मीडिया में क्या बोल दिया है।
चलिए साइबर क्राइम आपके खिलाफ हो गया। अगर वो किसी भी अपने आदमी, उनके आदमी अगर किसी को भी मारते हुए दिखाएंगे तो उनको कहेंगे जांच हो रही है। आप लोग इतने सारे मुद्दे गिना रहे, इतनी कमियां गिना रहे, फिर भारतीय जनता पार्टी जीतती क्यों है हर चुनाव? भारतीय जनता पार्टी जीत नहीं, अब हारने के दौर में आ गई है। भारतीय जनता पार्टी बंगाल से खेला होबे से लेके अब ये खदेड़ा होबे तक आ गई है। उत्तर प्रदेश के अंदर अब की गायब होने वाली है। देखिए, एक मिनट, सिंह अपराधी नहीं है, ब्रिजभूषण सिंह अपराधी नहीं है, राजा भैया अपराधी नहीं है, धनंजय सिंह अपराधी नहीं है, जो ठाकुर बिहादरी का है। राजा भैया अपराधी नहीं है। देखिए मैं एक बात का, एक मिनट रुकिए। जो जिनके खिलाफ मुकदमे कायम है आपराधिक, वो कोई भी हो, सब अपराधी हैं। और अगर आप अपराधी की श्रेणी में आते हैं, यहाँ तक कि हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री खुद ही अपराधी हैं, क्योंकि उन्होंने अपने मुकदमे यहाँ वापस लिए हैं। उन्होंने अपने मुकदमे वापस लिए हैं। उत्तर प्रदेश का एक इतिहास नहीं, पूरे देश का एक इतिहास है कि उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री जब सत्ता पे बैठा तो अपने ही मुकदमे उसने वापस ले लिए। अब आप सोचिए कि सरकारी वकील की औकात है, जिसको नियुक्त करते हैं वो मुख्यमंत्री जी के खिलाफ बोलेगा। तो इस तरीके से भाजपा वॉशिंग मशीन है, जो उससे बाहर निकलेगा सफेद निकलेगा एकदम, उसके पास कोई अपराध नहीं रहेगा। और जितने भी, एक सेकंड और बोल दूं आपको, कल माननीय अमित शाह जी लखनऊ में थे, हम लोग देख रहे थे, वो हाथ वाली दूरबीन नहीं लाए हैं। वो अब दूरबीन नहीं लगाए थे, हाथ की दूरबीन से देख रहे थे, कह रहे थे अब मुझे कहीं अपराधी नहीं दिख रहा है। लेकिन बगल में टेनी को खड़ा किए थे, जो अभी लखीमपुर खीरी में जो अभी अपराधी है, जिसके लिए किसान मांग कर रहे हैं। ना आरोप नहीं है, उसको ये बचा रहे हैं। आरोप है ना, आरोप तो बहुत से लोगों के ऊपर है, लेकिन उनके घर में बुलडोजर क्यों चल जाते हैं? आरोपियों के ऊपर बुलडोजर क्यों चल जाते हैं? किसको सजा हुई है? ये देखिए, ब्राह्मण सिर्फ अपराधी है और ठाकुर लोग एकदम दूध का धुआं है। चाहे 50 हत्या क्यों न किया हो। ब्रिजभूषण सिंह को देखिए, सांसद हैं गुंडा से, उनका आपराधिक इतिहास देखिए, क्यों नहीं जेल में। लेकिन ब्राह्मण का कपिल मुनि करबरिया को जेल में डाला जान के, ब्राह्मण रहने की वजह से। आखिरी सवाल मैं पूछ लेता हूँ आप लोगों से कि अगली जो भी सरकार आती है उत्तर प्रदेश में 2022 में, उससे क्या अपेक्षाएं हैं प्रयागराज वालों की? क्या होना चाहिए? सरकार किसकी आएगी तो आप लोग करेंगे ना? नहीं, वो मोदी डिसाइड करेंगे। कैसे? वो मोदी जी डिसाइड करते हैं। कैसे डिसाइड करते हाँ? उनके पास सिस्टम है, अब वो आप उनसे पूछिए। अरे आपको पता है ना, आप बता रहे हैं। मैं बता तो रहा हूँ ना कि पहले देखिए, ऐसा है, ये तो लल्लन टॉप अच्छे से जानता है ना कि सरकार कैसे आएगी। इसको पब्लिक से जान के क्या आप करना चाहेंगे? आप लोग पब्लिक करे भी क्यों? पब्लिक तो वोट देने चली जाती है। अभी बंगाल में सरकार है, किसने डिसाइड किया? रुक जाइए भाई साहब, रुक जाइए, पहले मेरी सुनिए। हाँ, बोलिए। बंगाल में अभी ममता बनर्जी की सरकार वापस आई, किसने चुना? अपने गांव मोदी जी ने। रुक जाइए, मैं आपकी बात कर रहा हूं। सवाल पूरा सुनिए ना। तो वो क्या मोदी जी ने चुना है? मैं बता रहा हूँ आपको, इस बात का भी जवाब। गांव में सब लोग गांव से ही होंगे, शहर आके बस गए। गांव में कहा जाता था पहले दहीनवा दिखा के तब बहुआ मारिए। अरे तो बंगाल का झुंझुना बजाएंगे, क्यों बजाएंगे? यूपी से लेके जाएंगे तब सरकार बनाएंगे। बंगाल का झुंझुना रहे, इसलिए मतलब आप कह रहे जानबूझ के हार गए। 110%। आज आप एक क्या करेंगे? मेरे भाई सुन लीजिए, एक पर्सन से पूछ लीजिए, कोई ऐसा माई का लाल नहीं होगा जिसने अभी कहा ना कि हमको टीजीटी की नौकरी लग गई। उनसे पूछ लीजिए कि 1 साल पहले नौकरी लगी है। जितनी स्वतंत्रता से 1 साल पहले पेट्रोल भरा लेते थे, आज भरा लेते हो? नहीं भरा पाते। जितनी स्वतंत्रता से 1 किलो कड़ू का तेल इसके पहले खरीद लेते थे, अब खरीद लेते हो? नहीं। मेरी बात सुन लीजिए, नहीं खरीद लेते। सब त्रस्त हैं। वो ठीक है, मेरी बात सुनिए, सब त्रस्त हैं। वोट सब कह रहे हैं कि नहीं करेंगे, लेकिन सरकार फिर भी बीजेपी की बनेगी। कैसे होता? अब यही तो बताओ आप ना। आप बताओ। ये उनसे बताओ। आरोप खुद लगा रहे हो, बताएं हम आपको। भाई आप ही पूछेंगे ना, जिनकी मशीनरी चलती है। अच्छा आप हमें एक बात बताओ, एक सिंपल सी बात होती है, तो हमारे देश का प्रधानमंत्री अपना एक लाइव नहीं करते, वो अपनी में नहीं, एक सिंपल सी डेथ होती है कहीं, वो बोल देते हैं। इतने बॉर्डर पर सैनिक मर जाते हैं, उस पर उन्होंने कितना बोला बता दीजिए आप हमें बताइए कितना बोला उन्होंने। अरे नहीं, अभी आप बात कर लीजिए ना। आप कहते हैं कि अमित शाह जी चले गए पूरे वो कश्मीर घूम के चले आए। अरे साला अपने पड़ोसी के यहाँ झगड़ा कर लो,
एक भाई आपका 14-15 पुलिस और पूरा प्रोटोकॉल लेके चला है, बता दे मैं आपका सपोर्ट कर रहा हूँ, दूसरे दिन जब लौट के आओगे तो पड़ोसी फिर 20 थप्पड़ मारेगा। आखिरी मेरा सवाल जो था भाई साहब, सवाल रुक जाइए हो गया। सवाल मेरा आखिरी ये था कि प्रयागराज वाले अगली जो भी सरकार आती है उससे क्या अपेक्षाएं रखते हैं? शिक्षा स्वास्थ्य हमारा महत्वपूर्ण मुद्दा होगा, उसके साथ साथ एडमिनिस्ट्रेशन होगा, क्योंकि महंगाई उसके साथ महंगाई जब बढ़ेगी, जब पेट्रोल डीजल बढ़े पेट्रोल डीजल बढ़ेगा तो सभी असर पड़ेगा। आज टमाटर 80 रुपए किलो मिल रहा है, कौन सामान्य आदमी खा पाएगा? तेल 200 रुपए किलो। तो स्वास्थ्य शिक्षा के साथ साथ महंगाई एक बड़ा मुद्दा होगा, महंगाई मुद्दा होगा। साथ में नहीं 5 साल नहीं, हम लोग को अभी फैसला लेना होगा। विकल्प नहीं मिलेगा तो विकल्प हम सबको खुद बनना होगा, हमें अब विकल्प बनना होगा, चाहे हमें स्वयं लड़ना पड़े चाहे लड़ाना पड़े। तो अब हमने चीज़ तो बोल रहे हैं, सबसे बड़ी चीज़ भैया बोल के हमारे कि सबसे बड़ी चीज़ प्रयागराज वालों को चाहिए सुकून। सुकून नहीं है, सुकून होगा तो बिजली अच्छी मिलेगी, उसमें ही मजा आएगा। ऐसा सुकून सर देखिए, सौहार्द का माहौल होना चाहिए आपस में, जो कि हमारी भाजपा सरकार ने एकदम बिगाड़ रखा है। ठीक है, आज से हमारे जो मित्र हमारे साथ स्कूल में पढ़ते थे वो आज बात नहीं करते, कन्नी काटते हैं कि फला ये है, फला वो है, फला ठाकुर, फला मुस्लिम, फला यादव, इतना बांट दिया। हालांकि कास्टिज्म देखिए हमेशा से था देश में, आज भी है और आगे भी रहेगा, लेकिन जितना बुरा कांड इस सरकार में हुआ है कास्टिज्म को और धर्मों को लेके, धार्मिक को लेके, नहीं बता दें, हम सब स्कूल के समय पे हम लोग साथ सबका विकास बोलते थे, यहाँ सबका साथ नहीं, सबका सर्वनाश, सबका विकास किसी के नहीं। तो ये है प्रयागराज। किसी से भी अपेक्षा तब होगी जब शिक्षा पास होगी, शिक्षा पास होगी, जब शिक्षा पास होगी तब अपेक्षा होगी। लेकिन सरकारी शिक्षा शिक्षा को सुनिए, दुरुस्त करना होगा। जिस सिस्टम में लोग बैठे हैं, शिक्षितों की एक श्रेणी निकाल लीजिए, चाहे वो योगी आदित्यनाथ हो, चाहे नरेंद्र मोदी हो, चाहे अमित शाह हो, किसी की शिक्षा की एक श्रेणी निकाल लीजिए। जब हम शिक्षित नहीं, खाली बीजेपी वाले नजर आ रहे हैं। अरे जब एक बात है बताइए, नहीं एक बात बताइए, शिक्षा दो सबकी हल्ला बहुत कर रहे हैं। रुक जाइए सबकी बात होनी चाहिए ना। आप मेरी बात सुन लीजिए, मैं आपको डीएम इलाहाबाद बना दूं, अपराध अगर इलाहाबाद में होगा तो पूछा किससे जाएगा? किससे पूछा जाएगा? डीएम से ही पूछा जाएगा। शिक्षित लोग आने चाहिए, फिर तो हर पार्टी में आने चाहिए ना। तो आप किसी और पार्टी को उठा करके चेक करें, जो नहीं आ रहे हैं ये हमारी मूर्खता है, ये हमारी आम जनता की मूर्खता है। हम अशिक्षित लोगों को मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बना रहे हैं, हमें भी तो सोचना चाहिए। हम कहते हैं इलाहाबाद प्रयाग नगरी है, ये एजुकेशन की नगरी है, हम क्या कर रहे हैं? हम किस क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया के साथ बात कर रहे हैं? चपरासी का जब नौकरी देते हैं तो उसका क्वालिफिकेशन मांगते हैं, और यहाँ सांसद विधायक जो देश की पूरी संविधान की गणना करते लिखते हैं, उनका कोई कानून बनाते हैं, उनका कोई क्राइटेरिया नहीं है कि वो बीए किए हुए हैं कि एलएलबी किए हुए हैं, उनकी कोई क्राइटेरिया नहीं है। एक चपरासी के लिए एक लड़का जब जाता है तो उसका पूरा प्रोफाइल चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, किया जाता है। तो ये थे प्रयागराज के मुद्दे, प्रयागराज की बात आपने सुनी। बातचीत आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। बाकी देखते रहिए दी ललन टॉप की यात्रा। क्या हाल है यूपी। मैं सौरभ और कैमरे के पीछे मेरे साथ जेरी हैं। शुक्रिया।